जो आज का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में बहुत दर्द है, देखो ने लिखा है और इसकी हेडिंग है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेसिकली हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बैठे हैं। कुछ अजीब लग रहा होगा कि हम लोग अकाउंटिंग में वैल्यूएशन सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि अगर आपने इन्वेंट्री को ओवर एस्टिमेट कर दिया तो प्रॉब्लम, अगर आपने इन्वेंट्री को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो प्रॉब्लम। क्योंकि इन्वेंट्री को अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट करने से केवल आपका ट्रेडिंग पीएल नहीं बल्कि बैलेंस शीट भी अफेक्टेड होती है। केवल बैलेंस शीट नहीं बल्कि आपका ट्रेडिंग पीएल भी अफेक्टेड होता है। यानी आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है। दूसरी चीज कि हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या सीखते हैं अल्टीमेटली, जो मैंने अभी मैं अपने मुंह से निकाला कि सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो बैलेंस शीट में हम लोग यहां पर लिखते हैं ना इन्वेंट्री, उसकी ये जो वैल्यू है जिसको हम लोग कहते हैं कैरिंग अमाउंट, क्या कहते हैं, उसको किस वैल्यू पर शो किया जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। और अल्टीमेटली यानी हमारा मेन ऑब्जेक्ट, आगे की लाइन में नहीं पढ़ रहा हूं, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, कि हम लोग कैरिंग अमाउंट को कितनी वैल्यू पर दिखाएं। इज इट क्लियर? और कैरिंग अमाउंट को अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट करने से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस भी अफेक्टेड होता है और बैलेंस शीट भी अफेक्टेड होती है। और इस मायने में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सर ये कहां कहां अप्लाई नहीं होता और इन्वेंट्री मीन्स क्या? तो इन्वेंट्री का मतलब जो आज तक आपके दिमाग में आता था, या इन्वेंट्री का मतलब जो दिमाग में स्ट्राइक करता था, दैट वाज स्टॉक ओनली। स्टॉक, सर स्टॉक होता है मतलब, और स्टॉक में 3 तरह की चीजें शामिल होती हैं। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक एंड रॉ मटेरियल का स्टॉक। एग्री, 100% एग्री विद यू कि हाँ इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक, इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक। लेकिन इसके अलावा 2 चीजें और शामिल होती हैं, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। ढंग से सुनना कि कब हम किसी इन्वेंट्री में स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को शामिल करते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, WIP की हो, फिनिश गुड्स की हो, स्पेयर पार्ट्स की हो या लूज टूल्स की हो, एक बेसिक कंडीशन है जो हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि यस दिस आइटम मस्ट बी held, this item must be held for sale in the ordinary course of business. Means the intention to hold these type of stock or item to sell it out in the normal course of business. In the normal course of business means this is our normal business. हम अपने बिजनेस में सामान खरीदते हैं, हम अपने बिजनेस में सामान बेचते हैं, तो उसे खरीदने बेचने में हमारे पास ये सामान रखा हुआ हो। इज इट क्लियर? पक्की बात है, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक ये बेसिक कंडीशन तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि कोई भी स्टॉक, कोई भी स्पेयर पार्ट्स जो इन्वेंट्री का पार्ट है, कोई भी लूज टूल्स जो इन्वेंट्री का पार्ट है, वो इन्वेंट्री का पार्ट तभी बनेगा जब उस इन्वेंट्री को रखने का मेन इंटेंशन सेल आउट करना हो। क्या करना हो? सेल आउट करना हो। यानी अगर पर्पस सेल आउट करने का नहीं है, दैट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री। दैट पर्टिकुलर आइटम कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे चलें।
सर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स कैसे? अगर मैंने तुम लोगों को बेसिक में कभी बताया हो तो ठीक, नहीं बताया तो सुन लो। मोटरसाइकिल का मैंने एग्जांपल दिया है? नहीं दिया है कभी। मोटरसाइकिल आप लेने जाते हो अगर शॉप से, शोरूम से, तो आप कहते हो मोटरसाइकिल देना, तो वो आकर हाथ में ऐसे रखता है, नहीं, पड़ी रहती है। आप उसमें से कहते हो ये हमको चाहिए। जब आप निकालते हो तो उसके बाद कहते हो इसका जरा सीट कवर लगा देना। दैट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मोटरसाइकिल, बट यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड द अमाउंट, ऐड द वैल्यू और ऐड द पर्टिकुलर थिंग। आप कहते हो लेग कवर लगाना, आप कहते हो पैडल कवर लगाना, हैंडल कवर लगाना, आप लगवाते हो अपने हिसाब से सामान, हाँ या ना? ये सब क्या है? ये स्पेयर पार्ट्स हैं। ये सब क्या है? एसेसरीज हैं, जो कहाँ मिलेंगी आपको? शोरूम के बाहर, शोरूम के अंदर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? उसी शोरूम में मिलेंगी। द मेन इंटेंशन ऑफ द ओनर ऑफ शोरूम इज टू सेल आउट द motorcycle, but apart from that they are just going to sell you out the spare parts of the motorcycle also। आपको वो एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपको शोरूम में एक और चीज मिल रही है, स्पेयर पार्ट्स। आपको खरीदना हो खरीद लो, कोई चीज चेंज करवाना हो चेंज करवा लो, महंगा करवाना हो महंगा करवा लो, डिजाइन चेंज करनी हो डिजाइन भी चेंज कर लो, होता है। तो वो स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलेंगे? उसी शोरूम के अंदर। उन स्पेयर पार्ट्स को होल्ड करने का मेन इंटेंशन क्या है? सेल करना। क्या है? सेल करना। लूज टूल्स, जब आप मोटरसाइकिल निकलवाते हो तो उसके साथ आपको एक हथौड़ी मिलती है, एक रिंच मिलता है, पेचकस मिलता है, फर्स्ट एड किट मिलती है। ये क्या है? ये भी तो सेल करने के लिए रखा हुआ है। ये लूज टूल्स किस लिए रखे हुए हैं? ये नहीं किसी की गाड़ी खराब होगी तो लगेंगे बनाने, ना ना ना, उतने सारे क्या करेंगे, बहुत रखे हुए हैं। जितनी मोटरसाइकिल सेल होंगी वो सामान साथ में जाएगा। लूज टूल्स, वो भी हमारा मेन इंटेंशन उनको रखने का क्या है? सेल करना। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो ये हमारा स्टॉक है, ये हमारा क्या है? इन्वेंट्री है। हटा दें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री पर अप्लाई होता है, लेकिन इन चीजों पर अप्लाई नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन चीजों पर अप्लाई नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन चीजों पर अप्लाई नहीं होगा। पहली चीज, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिस पर AS 7 अप्लाई होगा, अगर आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर AS 7 अप्लाई होगा स्टॉक के लिए, AS 2 अप्लाई नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के स्टॉक के लिए हमारा AS 7 लगता है, न कि AS 2। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टॉक का मतलब क्या? मेरा काम है बिल्डिंगें बनाना, मेरा काम है बिल्डिंगें बनाना, तो बिल्डिंग्स आर माय स्टॉक, बिल्डिंग्स आर माय स्टॉक, हाँ या ना? हम उन स्टॉक की बात कर रहे हैं। चलो, WIP आर राइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी बिल्डिंग पूरी बनी नहीं, हम उनके स्टॉक की बात कर रहे हैं। WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं उनका जो WIP या काम होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, आधे में ही छोड़ा हुआ है, उसका वैल्यूएशन कैसे करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर? तो हम सर्विस प्रोवाइडर के लिए यहां बात नहीं करते, हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यहां बात नहीं करते, हम यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आइटम्स की बात नहीं करते। किन की बात नहीं करते? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आइटम्स की बात नहीं करते, जिन पर डिप्लेशन लगता है, यहां पर हम उस पर AS 2 अप्लाई नहीं होगा, AS 2 अप्लाई नहीं होगा। तो सर कौन सा AS अप्लाई होगा? नेचुरल रिसोर्सेज पर कोई AS अप्लाई नहीं होगा। और नॉर्मल जो सेट है, मतलब प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में, छोड़ दो, जो नॉर्मल है प्रैक्टिस है मार्केट में, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अभी तक इसका कोई AS नहीं आया। इसी तरह लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होता। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनके लिए AS 2 अप्लाई, उनके स्टॉक के लिए AS 2 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना? नेचुरल रिसोर्सेज, लाइव स्टॉक, इनके ऊपर AS 2 अप्लाई नहीं होगा। मैं पढ़ देता हूं। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस टू द एक्सटेंट दैट दे आर मेजर्ड, छोड़ दें, नो AS एग्जिस्ट
इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, यानी हमारा प्रोड्यूसर के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आई एम डीलिंग विद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेदर AS2 विल अप्लाई टू मी और नॉट, I am trading with the agricultural produce, whether accounting standard 2 will apply over to me or not. 100% apply होगा, because I am not the producer of the agricultural produce, I am the dealer in agricultural produce, then it will be applied to me. Is it clear? But agricultural produce बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले के लिए जो फार्मर है उनके ऊपर AS2 अप्लाई नहीं होगा, लाइव स्टॉक के ऊपर AS2 अप्लाई नहीं होगा, जो मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, हाँ या ना, क्यों? और नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैसेस, ऑयल्स, इनके ऊपर AS2 अप्लाई नहीं होगा। जी सर, इतने लोगों के लिए AS2 अप्लाई नहीं होना है। जी सर। इन्वेंट्रीज के बारे में मैंने लाइन बता दी है, फिर से मैं बोलता हूं। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स की बात है, इन्वेंट्रीज एसेट्स होती हैं विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी इसमें नॉर्मली हम लोग फिनिश्ड गुड्स को कवर करते हैं, जो आइटम हम सेल करने के लिए रखे हैं, दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, यानी WIP की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड, टू बी कंज्यूम्ड, अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, होना बाकी, इट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल, यानी इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP। सर स्टोर स्पेयर पार्ट्स कब आएगा, अब सुने। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इन रेंडरिंग द सर्विसेज लाइक कंज्यूमेबल्स एंड लूज टूल्स एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी चीज जो हमारा किसी प्रोड्यूस को बनाने में तैयार होता है, खर्च होगा, यूज होगा, कोई भी ऐसा आइटम जो हमारा किसी फिनिश गुड्स को बनाने में यूज होगा, अब चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे स्टोर्स हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे लूज टूल्स हो, वो हमारा कहलाएगा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री तीन चीजें हैं, स्टॉक, स्पेयर पार्ट, रॉ मटेरियल, स्टॉक, स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक में फिनिश गुड्स का स्टॉक, स्टॉक में WIP। और इसी इन्वेंट्री में अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको हम फिनिश गुड्स में यूज करेंगे सेल करने के लिए, चाहे वो स्टोर्स हो, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे वो लूज टूल्स हो, वो भी हमारे मान लिए जाएंगे क्या, इन्वेंट्रीज। एसेसरीज भी बोल सकते हो इनको। मैं क्वेश्चन बोलूं, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सोप्स, क्या बनाता है, साबुन। इट रिक्वायर्स ऑयल विच इज बॉट इन टीन्स। अब सोप मैं बनाता हूं और इसमें यूज होगा ऑयल, हाँ या ना, और ये ऑयल हम किस में खरीदते हैं, टिन्स में खरीदते हैं, कई टीन आते हैं। अब मेरे पास 1,00,000 टिन्स पड़े हुए हैं, हमने जो आज तक साबुन बनाया है, सोप बनाया, मैन्युफैक्चर किया है, टिन आते गए तेल के, टिन कलेक्ट होते गए, किनारे फेंका तो था नहीं, टिन कलेक्ट होते गए खाली। अच्छा, द एंटिटी सेल्स द एम्प्टी 10 रुपीज 8 पर यूनिट, 2 रुपए पर टिन के हिसाब से हमने इसको सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। सो द वर्थ ऑफ टिन हेल्ड बाय द कंपनी ₹2 लाख, कितने में सेल हो गया, 2 लाख रुपए में। ठीक है, अब बताओ क्या करे कंपनी, इसको कैसे शो करे, कहां दिखाए, क्या ये फिक्स्ड एसेट्स है, क्या ये फिक्स्ड एसेट है, क्या ये इन्वेंट्री है, क्या ये इन्वेंट्री है, क्या ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री नहीं है, ये इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि इन टिन्स को बेचने का मेरा कोई बिजनेस नहीं है, इन टिन्स को बेचने का मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो साबुन बेचना है। तो साबुन बनाने में जो मटेरियल रहेगा वो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स के तौर पे हम बोल सकते हैं, लेकिन टिन कहाँ यूज़ होता है साबुन बनाने में, तो हम उसको इन्वेंट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ करंट एसेट का आइटम जरूर बोल सकते हैं। छोटा मोटा आइटम नहीं है, 2 लाख रुपए हैं। और जरा देखो तो मैंने आप लोगों को मटेरियल आइटम्स के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में एक चीज़ तो बता दी थी कि कोई भी ऐसा आइटम जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से अधिक है और जो टोटल टर्नओवर के 1% जो दोनों में से अधिक को अगर है,
तो वो हमारा मटेरियल आइटम माना जाएगा। दिस इज योर मटेरियल आइटम, दिस इज योर मटेरियल एंड इट मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियरली। तो करंट एसेट में आप रखेंगे बट अदर देन स्टॉक, अदर देन स्टॉक, करंट एसेट में आप रखेंगे बट अदर देन स्टॉक। इज इट क्लियर? अच्छा, जब बेचेंगे तो आप सेल दिखा देंगे अपनी इनकम। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, ढंग से सुनेंगे और उसका हमको आप जवाब देंगे। ये क्वेश्चन फिलहाल अभी अभी रिसेंटली सीए फाइनल में आया था। कहाँ आया था? बताओगे जवाब? बोलोगे? ए लिमिटेड is engaged mainly in purchase and sale of wines. देखो, it decides, अब मत बोलना, it decides to acquire 20 constructed flats and renovate and let them on lease. उसने 20 फ्लैट्स बनवाए, उनको रिनोवेट किया और पर्पस यह है कि हम उनको किराए पर उठाएंगे। पक्की बात? During the year, the company had let out 9 flats and 11 remained vacant. 9 फ्लैट किराए पर उठा दिए, 11 अभी भी उठने बाकी हैं। Due to appreciation value of flats, A Limited sold 11 flats with huge profit margin. चूंकि अब मार्केट इतना ज़्यादा उठ गया कि अब उसको लगा कि इसको बेच डाल, प्रॉफिट कमा लो, और उसने 11 फ्लैट बेच डाले। मैनेजमेंट डिस्क्लोज द सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन। बताओ क्या ये इन्वेंट्री नहीं है? क्यों भाई? अब उसका काम वाइन्स बनाना था, ये फ्लैट्स कहां से उसका मेन बिजनेस हो गया? दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन विच इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ या ना? ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, और बट ऑब्वियस है उसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या रखा है? इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग अगर फिक्स एसेट मानते हो तो AS 10 के हिसाब से, अगर ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको AS 13 के हिसाब से ले जा सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ या ना? बोलो। चलें आगे? चल सकते हैं? Question number 3. Radha Limited is engaged in the business of refining and transportation of crude oil. कौन सा ऑयल? Rude oil नहीं, crude oil. Through pipeline. रिफाइन और ट्रांसपोर्ट करने काम करता था, क्रूड ऑयल को फिनिश्ड ऑयल में कन्वर्ट करना, फिर एक पाइपलाइन बनी हुई है, डीलर्स तक पहुंचती है, उन पाइपलाइन के जरिए उस सामान को वहां तक पहुंचाना। The length of pipeline is 50 kilometers. तो बीच में जो पाइपलाइन बनी हुई कितने किलोमीटर की है? And it should be filled initially with 50 lakhs liters of oil. Say the entity wants to transport 10,000 liters of oil from one end to another. If it fills with 10,000 liters in the empty pipeline, it will be in the pipeline only and it cannot reach the other end. सोचो अगर वो 10,000 लीटर पाइपलाइन में डाल दे, अब होती कैसे है पाइपलाइन यहां से, ये देखना, अब पाइपलाइन तो ऐसी कोई थोड़ी जगह रखेगा नहीं है आने जाने के लिए। हाँ या ना? अब है क्या, जो पाइपलाइन में हम तेल डालते हैं वो तो बेसिक लिमिट यहां तक आ जाती है, जो कहीं आता जाता ही नहीं, रुक जाता है, इसी में ही फंस जाता है। अब इसके ऊपर अगर ऑयल जाएगा तब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। हाँ या ना? अच्छा, तो कह रहा है 50 किलोमीटर एंड शुड बी फिल्ड इनिशियली विद 50 lakhs liters ऑफ ऑयल। अच्छा, hence the entity should fill the oil at the beginning to start transportation. The stock in the pipeline is a permanent stock. अब इतना स्टॉक तो बेटा हमेशा मेंटेन रखना है, इसको टच नहीं करना। अगर अब सेल करनी है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ या ना? अब बताओ ये स्टॉक है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिक्स एसेट्स है? ये WIP कहां होगी? फिनिश्ड गुड्स है भैया, तेल है, फिनिश्ड गुड्स बन चुका है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अब ये फंस चुका है इसमें, जो हमेशा रहेगा।
WIP कहाँ पे? फिनिश गुड से हम कह रहे हैं तो फिर WIP पर पहुंच रहे हो। अरे जब सामान बना करके हमने भेज दिया, बेचने के लिए डाल दिया है, तो बात खत्म हो गई ना। दिस इज योर फिनिश गुड्स। अब ये बताओ ये कहाँ ले जाए? फिक्स एसेट में ले जाएं या स्टॉक में ले जाएं? क्यों? बिल्कुल सही बात है, बहुत सही जवाब है। ये तो भाई खाली करो और भरने वाला, जब दूसरा वहां से बंडल डाला जाएगा, ये कौन कहता है कि ऊपर ऊपर से तेल निकल जाएगा नीचे वाले को टच करते? वो तो मिक्स हो जाएगा ना, कभी ये आगे कभी वो पीछे, कभी ये पूरा निकल गया कभी नया वाला आ गया। ये तो हमेशा एक्सचेंज होता रहेगा ना, हाँ या ना? दिस इज योर इन्वेंट्री, दिस इज योर नॉर्मल स्टॉक and this is your not permanent fixed asset. Is it clear? The crude oil in the pipeline is held for sale. The oil in the pipeline is always replenished. Replenished का मतलब खाली करो भरो, खाली होता जाएगा और पूर्ति होती जाएगी। By way of fresh additions, the oil initially filled is not going to stay in pipeline permanently in the pipeline. जो पाइपलाइन में तेल है वो हमेशा के लिए नहीं है, नया आएगा तो शायद ये निकल जाए, यहाँ आधा आधा धीरे धीरे करके मिक्स होता जाएगा। Hence it is concluded that the oil in pipeline at the end of the financial year is held for sale in the course of business and should be treated as inventory as a accounting standard too. Is it clear? बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। मशीनरी के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं क्या वो स्टॉक होते हैं? मशीनरी के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं क्या वो स्टॉक होते हैं? मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, उसके मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं, बताओ क्या वो इन्वेंट्री होती है? ना। सुनो, वो स्टॉक तब है जब वो किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए ना हो। स्टॉक तब है जब वो किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए ना हो, यानी कहीं भी लग जाएगा, किसी भी मशीन में रहेगा और रेगुलर यूज होता हो। क्या होता हो? रेगुलर यूज होता हो। जैसे स्टॉक आता और जाता है, उसी तरह स्टॉक लगेगा, खत्म होगा, फिर आएगा, फिर लगेगा, फिर खत्म होगा, यानी वो रेगुलर लाइफ हो उसकी आने जाने की। ठीक है ना? तो कहा गया जनरली मशीन पेयर्स आर ट्रीटेड एज स्टॉक व्हेन इट सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज फॉलोइंग कंडीशन, बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मान लिया जाएगा वो स्टॉक है। पहला, इट शुड नॉट बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक एसेट। अगर स्पेसिफिक एसेट्स के लिए तो इस एसेट का पार्ट है, उसको तो हम स्टॉक नहीं मान सकते, लेकिन वो कॉमन यूज होता है, किसी भी एसेट में यूज होता है। और दूसरा, इट्स यूजेस शुड बी रेगुलर, और उसका रेगुलर यूज है। इफ इट डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ दिस कंडीशन, इट शुड बी कैपिटलाइज अकॉर्डिंग टू AS 10। वो तो तुम लोग जानोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? आएंगे उसमें बताएंगे स्पेयर पार्ट्स वगैरह के बारे में, इस चीज को, हाँ या ना? अब हमारे सामने जो एक बेसिक समस्या क्रिएट हुई वो है एट व्हाट वैल्यू द स्टॉक इज टू बी शोन इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट व्हाट वैल्यू, यानी अगर हमारा बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है तो हम उसको किस वैल्यू पर शो करें? कहा गया कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। क्लियर है ना? पक्का? अब हमें नई चीज सीखनी पड़ेगी। सर ये कॉस्ट का मतलब क्या रॉ मटेरियल के मामले में? कॉस्ट का मतलब क्या WIP के मामले में? कॉस्ट का मतलब क्या फिनिश्ड गुड्स के मामले में? और तो और NRV का मतलब क्या रॉ मटेरियल के मामले में? NRV का मतलब क्या WIP के मामले में? और NRV का मतलब क्या फिनिश्ड गुड्स के बारे में? पहले तो ये जानना है। और इसको जानने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या वैल्यूएशन के लिए यही दो वैल्यूज हमारे पास रहती हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। क्या कोई दूसरी कॉस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते? देखा जाएगा, वो बाद की बात है। पहले तो हम दो चीजों को देखें कि जिनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने रिकमेंड किया हुआ है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स की,
अब ढंग से सुन लेना, उसके बाद तुम लोग का रॉ मटेरियल भी तैयार हो जाएगा, WIP भी तैयार हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगर हम फिनिश गुड्स को ढंग से समझ लें तो। फिनिश गुड्स में हमारा रॉ मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगता है, ओवरहेड्स भी लगते हैं, मानते हो? ये होता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन कौन से ओवरहेड्स, कौन सा लेबर, ढंग से सुनना, एक लाइन का सेंटेंस है और हर जगह बार बार यूज होगा। द कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड, द कॉस्ट which have been incurred or are to be incurred, अभी हम और are to be incurred को किनारे करते हैं। The cost which has been incurred to produce finished goods, the cost which have incurred to bring the finished goods or the stock at its present location or condition, यानी इस स्टॉक को इस कंडीशन या जगह पर लाने के लिए जितनी कॉस्ट लगाई गई है वो सारी की सारी उस स्टॉक की कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। हम कहते हैं ये पेन है, ये कब फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में आएगी? क्या इसके पार्ट्स अलग अलग रखे फिनिश्ड गुड्स है? नहीं सर, अभी खर्चा होना बाकी है। हमने इसको पैक कर दिया, ये दोनों अलग अलग है, क्या फिनिश गुड्स है? जोड़ दिया, इंक भर दी, लिखने लायक हो गया? हो गया। क्या ये फिनिश गुड्स है? नहीं, इसमें अभी पैकिंग होनी बाकी है, जो इसके ऊपर कवर लगा रहता है। क्या ये फिनिश गुड्स है? नहीं, अभी इसको बड़े बॉक्स में डालना बाकी है, 10-10, 20-20 का। उस बॉक्स में डाल दिया, पैकिंग कर दिया। क्या ये फिनिश गुड्स है? इसको फिनिश गुड्स वेयर हाउस तक ले जाने के लिए जितना पैसा लगेगा, जब आप उस वेयर हाउस में लगाओगे, रख दोगे, अब कह सकते हो कि अब कोई खरीदने आएगा तो हम यहाँ से सामान बेच लेंगे। इट मीन्स कि आपने जितनी भी कॉस्ट इनकर की उस कंडीशन और उस लोकेशन तक लाने के लिए विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। इज इट क्लियर? पक्की बात है? तो ये लाइन हमेशा याद रहेगी, हाँ या ना? अब कहोगे सर उस स्टॉक को ना उस वेयर हाउस में लगा दिया, अब वेयर हाउस का रेंट जा रहा है, हर महीने वेयर हाउस का रेंट जा रहा है, क्या वो स्टॉक का कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा? नहीं, वो स्टॉक का कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। अरे बोल, अगर हमारा जिस गोडाउन में ये स्टॉक रखा हुआ है, क्या उससे इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? जो मैनेजर सैलरी ले रहा है कहेगा हम वेयर हाउस को नहीं देखेंगे। अरे वेयर हाउस को ध्यान नहीं देगा मैनेजर, उसको सैलरी हम वेयर हाउस को देखने की नहीं देते हैं, सुपरवाइजर को नहीं देते हैं, सफाई करने वाला आदमी जो सफाई कर रहा है उसको नहीं दे रहे हैं, इन्वेंट्री को इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? और उसके बाद जब सामान को हम बेच रहे हैं तो वो पैसा स्टॉक पर नहीं लग रहा है, सामने तुम्हारे घर तक हमको सामान पहुंचाना है, कोरियर चार्जेस लगेगा, वो स्टॉक का दाम बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? दिमाग से अब निकाल दो। तुम लोगों ने कहा रेंट से हमारा स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, ठेंगा। तुम लोग कहोगे मैनेजर की सैलरी से, सुपरविजन कॉस्ट से हमारे स्टॉक का दाम बढ़ रहा है, ये ठेंगा। तुम लोग कहोगे सेलिंग एक्सपेंसेस से हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है। मैंने तुम लोग को उसी समय स्टॉप करवा दिया था कि जब सामान को हम लोगों ने कार्टून में डाला, वो वाला कार्टून नहीं, डिज्नी वाला, गत्ते वाला कार्टून, तो उस कार्टून में पैक किया 10 और 20 के पैकेट में और उसको स्टोर रूम में रख दिया। वहां तक की सारी कॉस्ट हमारी स्टॉक का हिस्सा माना जाता है, फिनिश गुड्स का। उसके बाद आप जो भी खर्चा करते हो स्टॉक के ऊपर, उसके बाद जो भी खर्चा करते हो आप स्टॉक के ऊपर, वो कहलाता है, अंदर है फंसा हुआ निकल रहा है, उसे कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? तो कोई भी खर्चा जो ऑफिस एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, वो कभी भी स्टॉक की कॉस्ट को नहीं बढ़ाता। उससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे स्टॉक की कॉस्ट नहीं बढ़ती। दिमाग में कहीं सेट कर लो। अरे बोल, पक्का ना?
समझ में आया? तो अगर मैं कहूं कि कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो तुम लोग कहोगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का दाम कितना, फिर प्रॉब्लम आई। तो रॉ मटेरियल का दाम होता है परचेज कॉस्ट, जितने में परचेज किया, टैक्सेस जो हमने पे किए हैं, माइनस डिस्काउंट जो हमें मिला है, ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट, या अगर हमको कोई सब्सिडी मिली है तो उससे माइनस कर लो। बोलो ना, हाँ या ना? ये होता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये होता है हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ठीक, बोलो, हाँ बोलो बोलो। ट्रेड डिस्काउंट, बिल बना 1 लाख का, हमको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया 10%, यानी बिल बनेगा 90,000 का। नाउ वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख इज शोन बाय योर इनवॉइस, 1 lakh is there in your invoice. Now you are just going to get 10% trade discount, and trade discount is also deducted in that invoice. Now you are needed to pay only rupees 90,000 to the supplier of the goods. It means you will record it at rupees 90,000 after deduction of your trade discount. Is it clear? क्वांटिटी डिस्काउंट, सामने वाला कहता है 50,000 से ज्यादा सामान खरीदोगे ना 2% एक्स्ट्रा छूट लेना, तो वो भी माइनस कर दो, वो भी माइनस कर दो। इज इट क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट हुआ, क्वांटिटी डिस्काउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, वो तो फ्यूचर की बात है। जब हम उसको कैश देंगे, सामने वाला हमको डिस्काउंट देगा, दैट विल बिकम आवर प्रॉफिट और लॉस, दैट इज अनदर सिचुएशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू ओनली ट्रेड डिस्काउंट एज वेल क्वांटिटी डिस्काउंट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो ये हमारा परचेज कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में अभी तक हमको लगता नहीं कि रॉ मटेरियल में कोई दिक्कत आएगी। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक की कॉस्ट इस तरह पर ही दिखाई जाती है। उसमें हम लोग लेबर और ओवरहेड्स जोड़ते हैं, लेबर और ओवरहेड्स जोड़ते हैं। सर लेबर में भी दिक्कत नहीं आती, उस स्टॉक को प्रेजेंट कंडीशन तक लाने के लिए जितना खर्चा लगेगा लेबर का, दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। प्रॉब्लम आती है ओवरहेड के केस में, प्रॉब्लम आती है ओवरहेड के केस में, और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नको, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ABC लिमिटेड परचेजेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम X लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने A लिमिटेड से परचेज किया है, इसने परचेज किया है कितने रुपए में? 10 रुपए पर यूनिट। सप्लायर गिव्स अ क्वांटिटी डिस्काउंट, ये क्वांटिटी डिस्काउंट देता है 10% जब 1 लाख यूनिट्स पर एनम से अधिक हो। वर्ड ढंग से सुनना। नाउ ABC लिमिटेड will get a quantity discount as at the rate of 10% of the total purchase, but yes, the quantity discount will be given to ABC Limited only when ABC Limited buys 1 lakh units per annum at least. हाँ या ना? तो बताओ, अभी फिलहाल अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ नहीं रहे, अब हमें बताओ, नींद आ रही है तो अब हमें बताओ कि 1 लाख यूनिट्स तो हम धीरे 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 खरीदेंगे कि सारा एक ही दिन में खरीद लेंगे? वो तो जब 1 लाख के ऊपर जाएगा तब हम दांत दिखाते हुए उसके बाद जाएंगे, कहेंगे अब दे जरा सारा डिस्काउंट 10% के हिसाब से दे। तो उस समय बनाएगा क्या? मूर्ख नहीं, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। जानते हो इसके बारे में? जानते हो इसके बारे में? चलो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तुम लोग नहीं जानते हो और अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, हम बता दे रहे, चिंता ना करो, टेंशन ना लो। पहली चीज सुन लो, सुन लो। पूछा है कैन ABC लिमिटेड रिड्यूस द डिस्काउंट अमाउंट फ्रॉम इट्स परचेजेस? क्या अगर इसने केवल 10,000 यूनिट अभी खरीदे हैं, मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं, बट हम सपोज करते हैं इसने कितने यूनिट्स खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से, इससे कहा छूट दे दो सामने वाले को, सामने वाले का ठेंगा, ऐसे कैसे छूट दे दें? जब तू 1 लाख रुपए खरीद लेगा तब हमसे क्वांटिटी डिस्काउंट ले लेना, सीधा सीधा पूरे वैल्यू पर जितना तुमने खरीदा होगा।
अब मेरे लिए सामान का दाम कितना, 1 लाख या 10,000 लेस करके 10%, 90,000। ऐसे कि नहीं बोल सकते, बस यही बात है, तुरंत का जवाब ऐसे नहीं दिया जाता, थोड़ा सोचो कितना जवाब आएगा। चलो अब बताओ कैसे इसका हिसाब किताब करें, मैं थोड़ा बताता हूं। जब जब हम सामान खरीदेंगे हम एंट्री करेंगे 90,000 से, हम एंट्री करेंगे 90,000 से। 2 रीजन दिमाग में रख लेना। पहला, या इट इज 100% श्योर दैट वी विल गेट द डिस्काउंट एज एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द सप्लायर। फर्स्ट थिंग, दिस इज 100% श्योर because we will buy the goods during the year more than 1 lakh units. And the second thing, the other 1% surely will give it to you, means give it to me. यानी सामने वाला बाद में इसको नकारे ना, यानी there is a 100% possibility to get the discount, quantity discount at the end of the year. If it is 100% sure, then you can write your value of stock at ₹90,000. Is it clear? कितने पर शो करोगे, क्योंकि श्योर है कि तुम उसको पा लोगे और तुम 1 लाख यूनिट से ज्यादा माल खरीदते ही खरीदते हो। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब आप इसको 90,000 पर दिखा सकते हैं। एडजस्टमेंट कैसे होता है, हम तो अभी 1-1 लाख रुपए पर खरीद रहे हैं, लेकिन हम दिखा इसको 90,000 पर रहे, क्योंकि हमें मालूम है क्वांटिटी डिस्काउंट हमको मिल जाएगा। जब ये एडजस्टमेंट करेगा तो ये दिखाएगा एक इसके खाते में, इसके अकाउंट में इसने इसको माल बेचा है, तो ए लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ए लिमिटेड की बुक्स में डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स? डेटर्स, क्योंकि इसको माल बेचा गया है। किसको? एबीसी। किसने बेचा है? ए लिमिटेड ने बेचा है। अब अगर डेटर्स का दाम अगर मान लो इधर दिखाएगा 20 लाख रुपए, कितना दिखाएगा? 20 लाख रुपए। 2 मिनट के लिए मान लो कि अब ए लिमिटेड को एबीसी लिमिटेड से 20 लाख रुपए लेने हैं जो माल बेचा है। अब साल के अंत में ये कहेगा कि मुझे छूट चाहिए, मैंने देखो ना तुमसे 1 लाख यूनिट 10 रुपए के हिसाब से खरीद ली। कितने रुपए की? 10 लाख। 2 लाख मान लेते हैं बैलेंस में। 20 लाख बोला क्या मैंने? 2 लाख। 10 लाख रुपए का मैंने सामान तुमसे खरीद लिया साल भर में, अब लाओ छूट दो 10% की, तो वो दिखाएगा अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख रुपए लेना बाकी है। किससे? एबीसी से। अब हम 2 लाख रुपए उससे लें और 10 लाख का 1 लाख उसको वापस करें, तो बेटर यह है कि 1 लाख रुपए ही मांग लें। मेरी बात समझो, अब समझ में आई? अब 1 लाख रुपए इसको देना है। अब ये 1 लाख जो कम करेगा इसकी एड बुक्स में से, कैसे कम करेगा? डेबिट को क्रेडिट करके। कम कैसे होगा? तो डेटर्स के लिए कौन सा नोट दे दे? क्रेडिट नोट दे दे, डेबिट कम हो जाएगा। अगर किसी लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट नोट और दे दो, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर किसी एसेट को कम करना हो तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट दे दो, एसेट कम हो जाएगी। अगर एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट नोट दे दो, एसेट और बढ़ जाएगी। एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट नोट दे दो, एसेट कम हो जाएगी। तो एसेट को कम करना हो, क्रेडिट नोट दे दो, एसेट कम। समझ में आया डेबिट नोट कब दिया जाता है और क्रेडिट नोट कब दिया जाता है? अब जन्म में नहीं भूलोगे, जाहिर सी बात है। डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, तो बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटर्स। इज इट क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। समझ में आई बात? हाँ या ना? Receipt of discount should be probable and it should be measured reliably. We know that there is a discount of 10% and it can be measured. It can be measured and I'll get the amount of discount 100%. This is sure. चलो, दूसरा प्रॉब्लम आता है सही पकड़ा आपने। चलें, लास्ट पॉइंट जो हमारा था, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? लेबर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब किसी मटेरियल को हम, रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने पर जो कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट?
और कन्वर्जन कॉस्ट में दो कॉस्ट आती हैं, लेबर प्लस ओवरहेड। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिलकर क्या बनता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले कि कन्वर्जन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कौन होती है, देन योर आंसर विल बी ओनली लेबर एंड overhead and not the raw material. Raw material is the subject matter which is going to be converted from raw material to finished goods. This is not an extra cost. The cost is your labor and overhead. This is your conversion cost. Is it clear? Overhead दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? एक फिक्स्ड और एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। ओवरहेड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। हम लोग अभी कॉस्ट पर ही बात कर रहे हैं, कॉस्ट की। इसके बाद हम बात करेंगे एनआरवी की। किसकी बात करेंगे? एनआरवी। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वी नो। अगर हमने 5 यूनिट बनाई, कितनी यूनिट्स बनाई, और 1 यूनिट पे 5 रुपए लगता है, तो बताओ कितना खर्च हुआ। और अगर हमने 10 यूनिट बना ली तो, और अगर 80 यूनिट बना ली तो, ठीक है ना? हाँ या ना? सही है। तो ये इसकी कॉस्ट है 5 रुपए पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। वेरिएबल कॉस्ट तो कभी कोई प्रॉब्लम लाती ही नहीं। जितनी यूनिट्स बनेंगी मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे पास 2000 यूनिट्स बची हुई हैं स्टॉक में ये वाली, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करके पता कर लो वेरिएबल कॉस्ट कितने की लगी, 10,000 रुपए की। तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम कभी नहीं करता। ना रॉ मटेरियल प्रॉब्लम करेगा, ना लेबर जो डायरेक्ट होगा वो प्रॉब्लम करेगा, ना तो वेरिएबल ओवरहेड प्रॉब्लम करेगा। ओवरहेड में केवल एक ही चीज प्रॉब्लम करेगी आपको, और वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड में हम लोग को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में केवल एक कॉस्ट प्रॉब्लम करती है, एंड दैट इज योर ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? हम मान लेते हैं हमारे यहाँ साल भर में फिक्स कॉस्ट लगती है 2 लाख रुपए, और नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल प्रोडक्शन हमारा होता है 20,000 यूनिट। कितना? अब हो सकता है, मैंने क्या बोला, हो सकता है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन हमारा 25,000 यूनिट हो गया हो। नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल है। और हो सकता है एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन 12,000 यूनिट ही हुआ हो। नहीं हो सकता। अब हमें एक बात बताओ, तुम लोग यहां पर कॉस्ट पर यूनिट क्या लेंगे और यहां कॉस्ट पर यूनिट क्या लेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन, तो हमें बताओ हम कॉस्ट पर यूनिट क्या लेंगे। 2 मिनट हम आपको सोचने और समझने का मौका देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। चलो इधर बताओ, अगर हम कहते हैं नॉर्मल तरीके से तो कॉस्ट आ जाती है 10 रुपए पर यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी पर। बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू लें? 25,000 यूनिट्स पर किस रेट से मल्टीप्लाई करें? 10,000 रुपये या 8 रुपये? क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन पर चार्ज करते हैं तो आ जाएगा 8 रुपये पर यूनिट, और अगर हम चार्ज करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन पे तो आता है 10 रुपये पर यूनिट। बताओ किस पर चार्ज करें? 8 रुपये। तो आपका आंसर होगा सॉल्यूशन 25,000 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से क्लियर है? हाँ या ना? इसकी बात बताओ। यह है आपका 8 रुपए के हिसाब से, नहीं
16 पॉइंट, और ये है आपका किस पर दिखाएं? कितने से दिखाएंगे? किताब देख लिया? करे हाँ, किताब देख ली। जबरदस्ती ना बोलो। अब देखो, सुन लो, प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम इसको 16 रुपए पर शो कर रहे हैं, कितने रुपए पर, तो ओवर वैल्यूएशन हो गया, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हमें 10 रुपए पर चार्ज करना था और एक्चुअल के हिसाब से 16 रुपए हो गया। क्या हमारा कॉस्ट बढ़ा देने से सेल्स प्राइस बढ़ जाएगी? क्या हमारे कॉस्ट बढ़ा देने से हमारी फर्म में जो इनएफिशिएंसी है या गलत मैनेजमेंट है वो सही होने लगेगा? तो आप अगर कॉस्ट को बढ़ा दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है वैल्यू तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखा देने से आपके पास कैश प्रॉफिट्स आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप कहोगे सर हमें चार्ज तो 2 लाख रुपए ही करने हैं, अगर आपने नॉर्मल कैपेसिटी पर काम किया होता तो शायद 10 रुपए पर यूनिट चार्ज होता। आपने कम कैपेसिटी पर काम किया, ये आपके मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है। आपको 20,000 यूनिट्स पर काम करना चाहिए था, आपने 12,000 यूनिट्स पर काम किया, ये मैनेजमेंट की गलती है, जिसके कारण 8,000 यूनिट्स कम बनी। और जो 8,000 यूनिट्स कम बनी है उसकी कॉस्ट क्या आप 12,000 यूनिट्स पर चार्ज करेंगे? ना, नहीं चार्ज कर सकते। कैसे पॉसिबल है? जो कम यूनिट्स बनी उनकी कॉस्ट हम दूसरे यूनिट्स पर कैसे चार्ज कर सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, हाँ या ना? बोलो। तो ये इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है। देखो तो जहां 20,000 यूनिट्स बननी चाहिए वहां तो हम कॉस्ट को बढ़ा करके तो नहीं दिखा सकते। तो हम कॉस्ट को कितने पर दिखाएंगे? तो 12,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1,20,000। दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी शोन। क्लियर है? ओवर वैल्यूएशन नहीं किया, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो गया, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो गया। इट इज ऑफ नो यूज टू मेक एनी सेपरेट प्रोविजन देयर ऑफ। 2 लाख लिखते 80,000 प्रोविजन बनाते, कट कर दिया, सीधे 1,20,000 पर दिखा दिया। इज इट क्लियर? पक्का? तो जब हमारा, सुन लो, एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम हो तो नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से, और जब एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से अधिक हो तो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से। दिस इज योर सॉल्यूशन या रिजल्ट। चलें? चलें?
सुनो, द फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मैं केवल 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेता हूं। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लीज रेंट ऑफ एसेट्स यानी किराया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग एक्सेट्रा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, जो हमारे यहाँ ऑफिस स्टाफ होता है, सुपरवाइजर होते हैं, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एक्सेट्रा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स फिक्सचर्स और टूलिंग एंड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में जरा ढंग से देखो, वो कोई भी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट, वो भी हमारी स्टॉक की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी अगर उस कॉस्ट को इनकर करने से हमारी यूनिट्स तैयार होती हैं। उनको उस प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए उस कॉस्ट को करना अगर जरूरी है तो दैट विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टॉक कॉस्ट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। सामान बन गया, अब इसके ऊपर जो खर्चा आएगा दैट इज नॉट द फॉर्म पार्ट ऑफ योर स्टॉक। इज इट क्लियर? तो अदर कॉस्ट में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, हाँ या ना? बिल्कुल आएगी सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, हाँ अगर पर्टिकुलर यूनिट से बिलोंग करता है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बिल्कुल नहीं आता क्योंकि वो कॉमन स्टॉक होती है और वो सामान बनने के पहले कितनी लगी बाद में कितनी लगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हम मान लेंगे ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, इसको हम कभी भी शामिल नहीं करेंगे। पैकेजिंग कॉस्ट, ये भी हमने आपको बता दिया नहीं शामिल होते। अब जब इतना कुछ हो गया है तो कॉस्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने नजर आता है, एक्साइज ड्यूटी। मैंने अभी जब शुरू में लिखवाया था तो मैंने रॉ मटेरियल कॉस्ट में देखो तो प्लस टैक्सेस किया था, रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट प्लस टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या हमारी स्टॉक का हिस्सा होता है? हाँ, जैसे ही सामान प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होता है एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। एक्साइज ड्यूटी किसी सामान के प्रोडक्शन होने पर लग जाती है। इट लेवीज ऑन द प्रोडक्शन, इट लेवीज ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स, हाँ या ना? अब वो गुड्स जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ एक्साइज ड्यूटी लेविड हो गई, लेकिन कलेक्शन गवर्नमेंट हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद करे, जब सामान रिमूव होगा, जब सामान बिकेगा तब गवर्नमेंट कहेगी पैसा लाओ। हमने सामान बनाकर रख लिया, कॉस्ट बढ़ गई, बिकेगा तो वो टैक्स देना है, सेल टैक्स नहीं, एक्साइज ड्यूटी। सेल टैक्स दूसरा है, वो ट्रांजैक्शन पर होता है, हाँ या ना? तो वो लगेगा सेल टैक्स सेल पर, लेकिन ये सेल पर नहीं है, ये मैन्युफैक्चर पर है। तो जैसे ही सामान बना, ये पेन बनी, ड्यूटी लग गई, तो ड्यूटी विल बिकम फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टॉक कॉस्ट। लेकिन अगर ड्यूटी रिफंडेबल है तो उसको इसका हिस्सा नहीं बनाना, उसको इसका हिस्सा मत बनाना, हाँ या ना? तो अगर हमारे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है इसका हमारे स्टॉक में, तो जितनी ड्यूटी इस पर जा चुकी है या जाएगी एट द टाइम ऑफ द सेल, उतना स्टॉक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ड्यूटी रिफंडेबल है तो उतने उसकी कॉस्ट घट जाएगी। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम आपको बता चुके हैं कि ये कॉस्ट शामिल नहीं होती स्टॉक की कॉस्ट में। एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल, अगर कोई सामान नुकसान हो रहा है तो उसका दाम तुम इसमें जोड़ दोगे फिनिश गुड्स में। ये 3 पेन बननी चाहिए थी, कितनी पेन बननी चाहिए थी? 2 पेन बनी, ये 5 रुपए की पेन नुकसान हो गई। इसका जो मटेरियल था 3 रुपए की प्लास्टिक नुकसान हो गया। इन तीनों पेन पर लगा था प्लास्टिक 9 रुपए का, कितने का? 3, 3 और 3, टोटल प्लास्टिक कितने का लगा? 9 रुपए का। ये प्लास्टिक खत्म हो गई, खराब हो गई, बताओ अब एक पेन पर कितने का प्लास्टिक लगा? 4.5। अरे नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, 3 रुपए का। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का से हमारा स्टॉक का दाम कभी बढ़ता नहीं है, हाँ या ना? स्टोरेज कॉस्ट, जब सामान स्टोर रूम में रख दिया उसके बाद उस पर स्टोरेज कॉस्ट हो, रेंट का हो, गार्डिंग का हो, सुपरवाइजर का हो, सेलिंग का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, कमीशन का हो, वो सब स्टॉक की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी सब वही है। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट कॉस्ट, हाँ बोलो। नहीं ये नहीं बोलना है। इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल होगा या नहीं? इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिफाइंग एसेट, और उस क्वालिफाइंग एसेट में कभी कभी स्टॉक भी शामिल हो जाता है।
और अगर स्टॉक AS16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट के क्वालिफाइंग एसेट का हिस्सा है तो उसका इंटरेस्ट भी स्टॉक की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इज इट क्लियर? तो तब जब हम लोग AS16 बोरोइंग कॉस्ट देखेंगे, अभी उसके लिए ना है। ठीक है ना? छोटा सा क्वेश्चन है, सुन लो। नॉर्मल वेस्टेज होता है 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल 5000 MT of inputs were put in process. टोटल वेस्ट बात नहीं, 300 MT। बताओ स्टॉक कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इनपुट 5000 MT 1000 रुपए के हिसाब से 50 lakhs माइनस लॉस। नॉर्मल है ना? कितना? 250। ये नॉर्मल है और नॉर्मल कॉस्ट को गुड यूनिट्स आपस में एडजस्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अच्छी यूनिट्स कहेंगी कोई बात नहीं, हम 4750 की कॉस्ट मान लेंगे 50। आया ना? लेकिन एबनॉर्मल लॉस को कम नहीं करेंगे। टोटल लॉस वॉज 300 MT बट द नॉर्मल लॉस वॉज 5%. It was predetermined. It is predetermined rate. It means we are mentally ready that 5% loss would be there during the production process. हाँ है ना? But if any loss arises beyond this 5%, that would be known as abnormal wastage or loss. उसको हम abnormal wastage या loss बोलते हैं। और उस abnormal loss या wastage को good units का stock कहता है भैया मेरे पास तू मत आ, तुझको कैसे adjust कर ले। हाँ या ना? उसको हम तुमसे एडजस्ट, केवल हम नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे, इसलिए नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हमने कोई वैल्यू नहीं दी। बताओ कॉस्ट पर एमटी कितनी है? कितना? समझ में आई बात? आगे चल सकते हैं। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू हम लोगों ने समझ ली, हम लोगों ने वेस्टेज के बारे में देख लिया। Abnormal loss is your loss which is directly to be transferred your PL account. What is the problem in it? This is your loss which is to be borne by your firm or organization. हाँ या ना? उसको कॉस्ट की दाम बढ़ाओगे। हम ये पेन बेच रहे हैं 7 रुपए की और हम ये पेन बेचेंगे 8 रुपए की। सुन, ये 7 रुपए, ये 8 रुपए। तो हम दुकानदार के भाई वो इसमें क्या है, ये दोनों किस कलर की हैं? लाल हैं।
ये भी लाल है, ये भी लाल है, तुम लोग को हरा दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा अब, ये भी लाल और ये भी लाल, ये 7 रुपए की, ये 8 रुपए की। तो मैंने पूछा भाई क्यों, तो उसने कहा इसमें ना खराबी आ गई थी पेन में, तो उस पेन को बनाया है, रिपेयर करके अब तुम्हें दे रहे हैं। मैंने कहा ये बिना रिपेयर वाला फ्रेश फ्रेश सामान दो 7 रुपए में, 8 रुपए वाला पेन नहीं चाहिए। अब बताओ तुम 8 रुपए दोगे, अच्छा 8 रुपए तभी लगा, अच्छा तो खराब वाला ही सामान दे दो 8 रुपए में, बढ़िया वाला सामान 7 रुपए वाला नहीं चाहिए हमको। हाँ 7 रुपए, बात खत्म हो गई। तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को क्यों जोड़ोगे, वो अपने आप पीएल में गया ना भाई। अब देखो इधर देखो, बच्चे की प्रॉब्लम जेन्युइन है कि आखिर 50 रुपए 50 MT उड़ा कहाँ है ना, हाँ ना। देख इधर हमने इनपुट दिया था 5000 MT 50 लाख रुपए में, हाँ फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश स्टॉक में कितना चला गया, फिनिश्ड गुड्स में चला गया 4750। ना सर 300 जब नुकसान हो गया ना तो 4700 गया होगा। तो एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया सर, 50 का, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो मैंने सोच रखा था 5% 250। तो अगर 250 का नुकसान होता तो आउटपुट आता 4750, लेकिन आउटपुट आया 4700, क्योंकि 300 का नुकसान हो गया था। तो इसका मतलब बाकी जो बचा काले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो ऐसा नहीं है, 4700 में से जो बचा वो 50 किस कौन ले गया, अब उसकी बात करते हैं। ढंग से सुनना इधर, इसकी कास्ट नील है, यानी कि अब इस 50 लाख को बर्दाश्त कौन करेगा, ये दोनों यानी 50 लाख डिवाइडेड बाई 4700, यानी 1 यूनिट का दाम हो गया 1053, 1 यूनिट का दाम हो गया 1053। जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, हाँ 47 लाख 47,300, अब बात समझ में आई, सुनो समझ में आया। ये कहाँ चला जाएगा, पीएल में। अगर इसका कोई रिकवरी नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, पीएल में। ये कॉस्ट हमारा अपनी जेब से गया, इसको हम तुमसे नहीं वसूल सकते, ये फर्म के प्रॉफिट को कम कर देगा 52,000, और गुड यूनिट्स की कॉस्ट हो जाएंगी 49,47,000, बात खत्म। इसकी कॉस्ट को इन दोनों ने बर्दाश्त किया, लेकिन इसकी कॉस्ट को इसने बर्दाश्त करने से मना कर दिया। इज इट क्लियर? हटा दें, अब क्लियर है। तो 1053, 4700 का भी इसको अलग कर लो, 4700 और 50, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, हटा दें। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो अभी तक हम लोगों ने 2 स्पेसिफिक आइटम्स देखे। पहला एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं, वो केस है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। नाम सुना है? अगर आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी होगी तो उसमें हम लोग देखते हैं ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? बच्चे ने कहा सर आपने बाय बाय लिख दिया है, ठीक है ना। बाई कई तरह की होती हैं एक बाई वो, एक बाई वो, और एक बाई जो घर पे काम करने आती है कि नहीं। मौसम कौन है?
मौसम कौन है? मौसम आया है। नहीं समझे? जो आया है बेसिकली वो आया नहीं, आई है, लेकिन हम लोग बोलते हैं आया है। नहीं समझे मेरी बात? कंफ्यूजन है दोनों में। और एक गाना बना था, मौसम आया है। तो क्या नाम था, किस पिक्चर का था? क्रिएचर। क्रिएचर क्रिएचर था ना? हाँ हाँ, मूवी देखा है क्रिएचर? यही सब देखो, तुम लोग पढ़ो मत। यस सर। हैं? एंग्री बर्ड देखा है? देखो इधर, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अगर तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं दिक्कत समझूंगा कि है तुम लोगों ने पढ़ नहीं रखा है। हाँ, अगर अब आप लोगों ने पढ़ रखा है तो चलो बताओ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बोलो बोलो बोलो। मेन प्रोडक्ट के साथ अगर दूसरे प्रोडक्ट बन जाए तो उनको हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। हाँ, अच्छा ज्वाइंट बोलते हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं? हाँ बोलो। सुन लो, हमारा मेन मोटो था मेन प्रोडक्ट बनाने का ए, क्या? लेकिन इसके साथ अदर प्रोडक्ट बन करके आ गया बी। अब मान लो हम क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को रिफाइन कर रहे हैं, तो उससे तीन चीजें बनती हैं। एक पेट्रोल, गैस और केरोसिन। ये तीन चीजें निकल करके सामने आई। तो हमारा मेन पर्पस था पेट्रोल बनाना, केरोसिन निकला, जाए दो, कोई पर्पस नहीं, जाए दो, बहता है तो बहने दो। गैस निकली, जाए दो, कोई फायदा नहीं। अरे भैया पकड़ो उसको, पैकिंग करो और मार्केट में बेचो, उसका फायदा मिलेगा। हाँ या ना? अब जरा देखते हैं फायदा कैसे मिलेगा। इसकी कॉस्ट की सेल प्राइस है 100 रुपए, हो सकता है, और इसकी सेल प्राइस है, हो सकता है 30 रुपए, और हो सकता है 2 रुपए, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर इसकी सेल प्राइस 30 रुपए पर यूनिट है तो इसका मतलब इट कंसिस्ट अ सब्सटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल्स और द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ये सब्सटेंशियल पोर्शन है। ये 100, ये 30 बहुत बड़ा वैल्यू है भाई। ऐसा इस 30 को ऐसे नहीं जाने दे सकते। ये बहुत मामूली सा वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है। क्लियर है? तो अगर ये बी इसमें आता है तो दिस इज नोन एज ज्वाइंट प्रोडक्ट, और अगर इसमें आता है तो इसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आया? तो अब अगर मैंने कोई कॉस्ट इनकर की है, अगर मेरा पर्पस प्रोडक्ट ए बनाने का है कि चलो 50,000 यूनिट्स बनाते हैं, लेकिन 10,000 यूनिट्स ये भी निकल करके सामने आ गए, तो प्रॉब्लम ये आई कि इन दोनों के लिए जो रॉ मटेरियल लगा था वो तो कॉमन लगा था। हमारा इंटेंशन इसको बनाने का, ये तो अपने आप बन गया। हमारा इंटेंशन इसको बनाने का था महोदय, ये अपने आप बन गया, ये अपने आप बन गया, ये अपने आप बन गया, ये अपने आप बन गया। ठीक है ना? तो सुन, आगे देखते हैं, इधर देखो। तो कहने का मतलब ये कि रॉ मटेरियल जो मैंने 2 लाख रुपए का लगाया है, 1 लाख किलो
तो उस 2 लाख रुपए को इस पर डालें या इस पर डालें, या दोनों पर डालें? जो हमारी कॉमन कॉस्ट आई है मेन प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट पर, उन दोनों पर ये 2 लाख रुपए कॉमन कॉस्ट लगेगा या केवल मेन प्रोडक्ट पर लगा दें? तो जाहिर सी बात है सर, ये जो 2 लाख रुपए लगी है ना, ये तो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, इसका मतलब इक्विवेलेंट टू मेन प्रोडक्ट, इसकी भी मार्केट वैल्यू है और अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है, तो हमारी कॉस्ट केवल इस पर मत चार्ज करिए, अकेला ये क्यों बर्दाश्त करे, ये भी बर्दाश्त करेगा कॉस्ट। तो अब हम इस कॉस्ट को बांटने का काम करते हैं, इस कॉस्ट को बांटने का काम करते हैं। जब तुम लोग कॉस्ट पढ़ते हो, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू एलोकेट द ज्वाइंट कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट, हाँ या ना? पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड, दूसरा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तीसरा सेल्स वैल्यू एट लास्ट पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट नेट रियलाइजेबल पॉइंट या एनआरवी मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, सर्वे मेथड, जानते हो ना? सारे मेथड, कई मेथड है, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है वो सेल्स वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट लास्ट पॉइंट और एनआरवी मेथड, ये 3 मेथड रिकमेंड करता है। इज इट क्लियर? पक्की बात है। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट का केस है ना, तो सीधे सीधे जो 10,000 यूनिट पर 2 रुपए बिकेगा, ये 20,000 रुपए हम मान लेंगे रिकवरी ऑफ कॉस्ट, मान लेते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ये मान लेते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट, भूल जाओ बाकी, नहीं समझे? तो बाय प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू से हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान लेते हैं। अब हम मान लेंगे जो 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए नहीं लगा इस प्रोडक्ट पर, इस पर 1,80,000 लग गया क्योंकि 20,000 रिकवरी हो गई। इज इट क्लियर? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बोलो, नहीं है ना? है? इस पर क्यों नहीं कर तो रहे? अगर हमारा ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का हिस्सा है तो हम मान लेंगे, सुन लो, इसकी सेल प्राइस 100, इसकी सेल प्राइस 3, तो इसको बांट दो 100 और 30 के रेशियो में, हाँ या ना? नहीं, 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 50,000, 50 लाख, 30 इंटू 10,000, 3 लाख, तो 50 लाख और 3 लाख इस रेशियो में बांट दो, 2 लाख को 50 और 3 के रेशियो में बांट दो, काम हो गया। तो इस पर तो बांट रहे, हमने कब मना किया नहीं बांट रहे? ओनली इन द केस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, only in the case of byproducts the sale value of byproducts will reduce the cost of the material. Is it clear? But in the case of joint cost we will give the equal importance to the joint products. Clear है? जब तुम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे होगे तो तुम लोग को 3 चीजें सामने आई होंगी, को प्रोडक्ट्स, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। को प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? को प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? नहीं नहीं, को प्रोडक्ट्स क्या? अब मैं बोलूं, साइकिल मुझे बनाना है, मैं साइकिल बनाने का काम करता हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, हीरो साइकिल बनाता हूं मैं। सुन लो, अब मैं सीट भी बनाऊं, हैंडल भी बनाऊं, पैडल भी बनाऊं, चेन भी बनाऊं, रिम भी बनाऊं, टायर भी बनाऊं, ट्यूब भी बनाऊं, क्या क्या बनाऊं? तो कुछ चीजें, अब देखो, अगर मैंने सीट बनाई तो दैट इज ऑल्सो अ फिनिश्ड गुड्स, वो कंप्लीट प्रोडक्ट है सीट। कैरियर बनाया, करियर नहीं, कैरियर बनाया तो वो भी अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट है। रिम बनाया तो वो भी अपने आप में कंप्लीट प्रोडक्ट, टायर बनाया, ट्यूब बनाया, सब चीजें अपने 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 एरिया में कंप्लीट प्रोडक्ट हैं, लेकिन सबको जब एक साथ जोड़ते हैं तो वो कहलाता है को प्रोडक्ट्स। यानी साइकिल बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्लीट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दोज प्रोडक्ट्स आर नोन एज को प्रोडक्ट्स। यानी एक मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने 4 प्रोडक्ट्स बनाए और उनको असेंबल करके एक मेन प्रोडक्ट बनाया, तो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आपने बनाया उसको हम कहते हैं को प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? हटा दें?
इसमें पॉइंट्स अभी हैं डिस्कस करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।